हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पे। आज मैं आप लोग के लिए फिर से लेकर आई हूँ घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन 2024 में भारतीय इतिहास को। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ाई कर रहे थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास को, जिसमें दिल्ली सल्तनत के राजवंशों को हम लोग ने पढ़ा था। 2 राजवंशों को हम लोगों ने पढ़ लिया था और तीसरा राजवंश भी आधा कंप्लीट कर लिया था और आधा बचा हुआ था, जिसमें आधा में से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि तुगलक वंश में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो तुगलक वंश में हम लोग पढ़े थे गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश के प्रथम शासक भी थे और संस्थापक भी थे। और पढ़े थे हम लोगों ने नसरुद्दीन महमूद को, मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोगों ने पढ़ा था। और इस वंश में सबसे विद्वान और शिक्षित शासक कौन था, तो वह मोहम्मद बिन तुगलक थे। इसी के समय में इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। तो चलिए उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था। तो कौन सा सुल्तान था, हमारे पास ऑप्शन है गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां, उबेग खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाजी मलिक अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में से प्रथम सुल्तान था। इसका व्याख्या दिया हुआ है कि अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था तथा उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त भी किया था। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया। उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा गया, इसलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। 8 सितंबर 1320 ईस्वी को सुल्तान बना। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी है। इसी कारण इतिहास में उसके अधिकारियों को तुगलक पुकारा जाने लगा और उसके वंश को तुगलक वंश कहलाया। अब हमारा प्रश्न है 2 नंबर की गाजी मलिक किस वंश के संस्थापक थे। यानी कि गाजी मलिक का दूसरा नाम क्या था, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक किस वंश के थे, तो तुगलक वंश के थे। ये प्रथम शासक थे और ये संस्थापक भी थे, गयासुद्दीन तुगलक। तीसरा प्रश्न है कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक को। व्याख्या है कि तुगलक वंश के स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उसने मखदूम तथा खूतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। गयासुद्दीन तुगलक ने लगान निश्चित करने में बटाई का भी प्रयोग किए फिर से प्रारंभ किया। ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया। भू राजस्व की दर को 1/3 किया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। तो हमारा यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि सिंचाई हेतु नहर निर्माण करवाने वाला पहला शासक कौन हो जाएगा दिल्ली सल्तनत में, तो गयासुद्दीन तुगलक। आगे है प्रश्न नंबर 4 कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया। तो किस वंश ने राज्य किया, पहला ऑप्शन है खिलजी वंश, दूसरा है लोदी वंश, तीसरा है दास वंश जिसे हम ममलूक या गुलाम वंश कहते हैं, और चौथा है तुगलक वंश। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तुगलक वंश ने देश में राज्य में सबसे अधिक शासन किया। व्याख्या है कि गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। लोदी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश के शासक 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार तुगलक वंश का शासन सर्वाधिक दीर्घकालिक है। आगे प्रश्न है 5 नंबर की
दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर थे, कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक थे, क्योंकि ये शिक्षित और विद्वान भी थे। मोहम्मद बिन तुगलक ये दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक थे। इसके बारे में दिया गया है व्याख्या कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका समय काल था 1325 से 1351, सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में निपुण थे। छठा प्रश्न है कि अमीर एक को ही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो अमीर एक को ही एक नया विभाग था, ये इस विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और डी है सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। व्याख्या है इस प्रश्न का कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना की। दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना किस विभाग से संबंधित है? तो कृषि विभाग की उन्नति के लिए संबंधित है। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की भी खेती की गई। आगे 7 नंबर प्रश्न की दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? तो किसने बनाई थी योजना? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने पृथक कृषि विभाग की भी स्थापना की थी। आगे प्रश्न है 8 नंबर की दीवान ए कोई किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक से है या फिर फिरोज तुगलक से या अकबर से या अलाउद्दीन से? तो दीवान ए कोई मोहम्मद तुगलक से संबंधित है। 9वां नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, कहाँ ले गया दिल्ली से अपनी राजधानी? तो दौलताबाद ले गया। इसके बारे में व्याख्या है कि मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, जिसका दौलताबाद का नाम बदलकर देवगिरी कर दिया, ले जाना। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए। बरनी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया। दसवां नंबर प्रश्न है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया गया था। तो किसने आदेश दिया था? सुल्तान फिरोज तुगलक ने या फिर सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने या ऑप्शन नंबर सी सुल्तान मुबारक ने, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो किसने आदेश दिया था? ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक ने आदेश दिया था दिल्ली से दौलताबाद राजधानी करने के लिए। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। तो किसने प्रचलन किया था सांकेतिक मुद्रा का? मोहम्मद बिन तुगलक ने। व्याख्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए और उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसकी एक विशिष्टता रही। बर्नी के कथनानुसार खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। ईरान में केरावत खां के समय में सांकेतिक मुद्रा चलाई गई, यद्यपि यहाँ यह प्रयोग असफल हुआ, परंतु चीन में कुबलाई खां के समय सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया था। संभवतः नवीन अवशेषों का प्रयोग करने वाले मोहम्मद तुगलक ने उन देशों से प्रेरणा प्राप्त की। आधुनिक इतिहासकारों का यह भी कहना है कि उसके समय में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी और भारत में तो बहुत ही कमी थी, इस कारण उसने सांकेतिक मुद्रा भी चलाई थी।
तो भारत में चांदी की कमी के कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो किसने किया था प्रचलन? मोहम्मद बिन तुगलक ने। यह अभी जस्ट हम लोग 11 नंबर में प्रश्न में पढ़ा। इसका व्याख्या दिया गया है कि मोहम्मद तुगलक का शासनकाल क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें उसकी प्रमुख योजना मुद्रा व्यवस्था से संबंधित थी। सुल्तान ने तांबे एवं इससे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए, जिनका मूल्य तत्कालीन जारी सिक्के चांदी के सिक्के के बराबर था, जिससे सांकेतिक मुद्रा कहा गया। तो सांकेतिक मुद्रा का इन्होंने किस तरह से सांकेतिक मुद्रा को बनाया था? वो मिश्रित थी किस के? तांबे और कांसे का मिश्रण से इन्होंने सांकेतिक मुद्रा बनाया जो चांदी के सिक्के के बराबर थी। ऐसा प्रयोग करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला सुल्तान बना। यह योजना बाजार में अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण असफल रही। 13 नंबर प्रश्न है कि जब उसने राजस्व किंग स्पीक प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो किस सुल्तान के लिए कहा? इल्तुतमिश के लिए कहा है, या फिर बलबन के लिए कहा है, या अलाउद्दीन खिलजी के लिए क्या है? मोहम्मद तुगलक के लिए। तो ये कथन मोहम्मद तुगलक के लिए था। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन मोहम्मद तुगलक के लिए कहा है। उसने अपनी पुस्तक तारिख-ए-फिरोज़शाही में इसका वर्णन किया है। तो जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है तारिख-ए-फिरोज़शाही। इन्होंने इस बुक में मोहम्मद तुगलक के बारे में लिखा है, वर्णन किया है इसके बारे में। 14 नंबर प्रश्न है कथन और कारण। कथन और कारण में दिया गया है कि कथन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। और कारण आर है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्के की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। इसमें कूट दिया गया है कि कूट ए नंबर है कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी विकल्प है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि ए सही है परंतु आर गलत है। हो जाएगा यानी कि ए सही है और आर गलत है। यानी कि इसका कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहा गया, परंतु आर गलत है। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए इन्होंने स्वर्ण सिक्के की मुद्रा जारी नहीं की थी और ना ही टोकन मुद्रा उनका नाम रखा था। आगे प्रश्न इसका व्याख्या भी दिया गया है कि व्याख्या में है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण के सिक्के को इब्न बतूता जो एक मोरक्को यात्री था द्वारा दीनार की संज्ञा दी गई। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए तांबे के सिक्के की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, ना कि पश्चिम एशियाई देशों तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्वर्ण का टोकन मुद्रा। अतः कथन ए सही है परंतु आर गलत है। फिर से 15 नंबर क्वेश्चन वही आ गया, कथन और कारण। इसमें दिया गया है कि कथन ए में मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। इसका कारण आर है कि मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो इसका कूट में है कि कूट ए में है कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की। और बी में है ए आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। और सी में है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी में है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की। मोहम्मद
तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। पहला, दोआब में कर वृद्धि। दूसरा, देवगिरी को राजधानी बनाना। तीसरा, सांकेतिक मुद्रा जारी करना। और चौथा है खुरासान पर आक्रमण। और पांचवा है कराचील की ओर अभियान करना। सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा की योजना असफलता का मुख्य कारण सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण न होना। प्रतीक मुद्रा का मूल्य चांदी के मुद्रा के मूल्य के बराबर रखा गया, जिसके कारण अनेक जाली टकसाल बन गए। लगान जाली सिक्कों से दिया जाने लगा। प्रश्नों को देखा कि किस तरह से प्रश्न आता है और इसके व्याख्या को भी पढ़ा। तो हमारा आज आधा ही प्रश्न हुआ है और कल के वीडियो में पार्ट 3 के रूप में हम लोग पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ और व्याख्या को देखते हुए। तब तक के लिए थैंक यू।